गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। एसएससी बाबा में आपका स्वागत है। सो ये मेरा 12th लेक्चर है। आज मैं पढ़ाऊंगा मैसूर। इससे पहले मैंने सबसे पहले अर्लियर मुगल्स पढ़ाया था, देन उसके बाद लेटर मुगल्स, ठीक है। उसके बाद मराठा मैंने पूरा कंप्लीट किया। आज मैं मैसूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बेसिकली ये सब चल क्या रहे थे, ये सब सेम टाइम पीरियड की बात है, सेम टाइम पीरियड में चल रहे थे। जो लेटर मुगल्स हैं और मराठा हैं एंड मैसूर है, और जितने भी आने वाले अभी 3-4 और आएंगे, ठीक है। जितने भी ऐसे किंग आएंगे, ये सब इन सब का टाइम पीरियड एक तरीके से सेम होता है, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर ये मुगलों का टाइम है, ठीक है। तो जैसे ही मुगल डिक्लाइन होना स्टार्ट हुए आफ्टर अर्लियर मुगल्स, तो फिर क्या हुआ कि जो लोकल पावर्स थी वो पावर में आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जो लोकल पावर्स है, जैसे मराठा हुआ, मैसूर हुआ, ये सब पावर में आना स्टार्ट हो गए। तो ये मराठा का जैसे टाइम हो गया, इसी टाइम पे मैसूर चल रहा था। मैसूर नीचे साउथ में अपना किंगडम संभाल रहा था, वो चल रहा था। तो ऐसे कर करके मैं आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से एक एक करके मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि हर एक चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कैसे आता रहा, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मराठा में बताया था कि मराठा का एंड होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे मराठा पे राज कर लिया, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने भी मेरे लास्ट के मतलब मेरे अर्लियर लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले आप प्लीज उनको देखिए। आगे आप इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि क्या है ना कि मैं एक बहुत सीक्वेंस में ले रहा हूँ, एक स्टोरी वाइज ले रहा हूँ, तो जिससे आपको समझ में बहुत ईजिली आएगा, ठीक है। सो आज मैं मैसूर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैसूर है कहाँ पे। मैसूर आपका साउथ इंडिया में है। पूरा एक किंगडम था, काफी बड़ा किंगडम था ये, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में था। तो अब बेसिकली जब विजयनगर एम्पायर था, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के एंड होने से, विजयनगर एम्पायर इज अ पार्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब मैसूर किंगडम इमर्ज हुआ, मैं उसके बाद से आपको बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसे कि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ मतलब कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर पे कब्जा करती है। सो जब विजयनगर एम्पायर एंड हुआ, ठीक है, तो उसके बाद से जो मैसूर स्टेट था, ये विजयनगर एम्पायर के अंदर आता था, और तभी से ये एक इंडिपेंडेंट रहा है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के एंड होने से ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है। और ये मुगल एम्पायर का पार्ट बना, बट लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट था, या फिर यहाँ पे कोई गवर्नर रूल करता था। ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो एक नॉमिनल सा पार्ट थे मुगल एम्पायर का, ठीक है। अब क्या था कि देयर वाज अ किंग इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में एक किंग था जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राज, ठीक है। चिक्का कृष्ण राज। और ये इसका कोई कुछ खास रोल नहीं था मैसूर किंगडम को बढ़ाने में, या फिर मैसूर एम्पायर को इंक्रीज करने में, ठीक है। इसका कोई भी रोल नहीं था। बस आप इतना ध्यान रख लो कि इसका 18th सेंचुरी में एक किंग था जिसका नाम था चिक्का कृष्ण राज, ठीक है। उसके दो मिनिस्टर्स थे, ठीक है। दो मिनिस्टर थे जिनका नाम था एक नंजाराज और देवराज। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो डेट मीन्स किसी भी एग्जाम में ये नाम आ सकता है। इसके दो मिनिस्टर थे, दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे। एक का नाम था नंजाराज, नंगाराज भी आप बोल सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और जो नंजाराज था उसके पास जो पोस्ट थी, वो कौन सी पोस्ट थी, वो पोस्ट थी सर्वाधिकारी, ठीक है। सर्वाधिकारी की पोस्ट थी नंजाराज के पास, और देवराज के पास कौन सी थी, दुलवाई की, ठीक है। अब क्या होता है जब चिक्का कृष्ण राज मर जाता है, तो इसके बाद पावर में कौन आता है, हैदर अली। अब हैदर अली था कौन, ठीक है। हम बात करते हैं हैदर अली। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था। एक्चुअली इसका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, एक्चुअली ये पहले मैसूर आर्मी में एक छोटा सा ऑफिस संभालता था, ठीक है। बहुत छोटा सा ऑफिस संभालता था और उसमें काम करता था ये, ठीक है। तो उसका करियर वहां से स्टार्ट हुआ, मैसूर आर्मी से, ठीक है। अनएजुकेटेड था, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। बट लेकिन इंटेलेक्चुअल था, डेयरिंग था, हिम्मत वाला था, डिटर्मिनेंट था, ठीक है। और डिप्लोमेटिक भी था, ठीक है। डिप्लोमेटिक पर्सन था ये, ठीक है।
अब क्या था कि अब ये देखता था कि भाई वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ठीक है? उनकी ट्रेनिंग बहुत अलग तरीके से है, जो इंडियन की ट्रेनिंग चलती है उससे बहुत ही अलग तरीके से है, ठीक है? तो वो जानता था, ठीक है, अंडरस्टूड द एडवांटेज ऑफ वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग। तो जब ये किंग बना था पिछले किंग के बाद, ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी आर्मी में इसने वेस्टर्न मिलिट्री की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी, ठीक है, स्टार्ट करवाई, ठीक है। तो जिससे क्या था ना कि जो मैसूर आर्मी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। उनको पता था, ठीक है, दे नो कि हमें कैसे लड़ना है, अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर इंग्लिश के या फिर किसी भी अदर पावर्स के हम खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो उनको ये सब चीजें पता थी, ठीक है। ही इज द वन जिसने सबसे पहले आर्सेनल फैक्ट्री को मतलब मॉडर्न आर्सेनल फैक्ट्री को डेवलप किया, बनाया वहां पे, ठीक है। कौन सी जगह पे, जगह का नाम क्या था, डिंडीगल, ठीक है। ये मैसूर में ही जगह है डिंडीगल, वहां पे इसने बनाया था। कब? इन 1775। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। किसकी हेल्प से? फ्रेंच की हेल्प से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सबसे पहले तो ये आ जाता है कि आर्सेनल फैक्ट्री किसने बनाई? सबसे पहले तो इट्स हैदर अली, ठीक है। कहाँ पे बनाई? यहाँ पे बनाई। किसकी हेल्प से बनाई? भाई फ्रेंच की हेल्प से बनाई, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब क्या था 1761 में, एक जो नंजा राज था, जो उसका मिनिस्टर था, ठीक है, वो क्या करता है, उसको भगा देता है, वहां से निकाल देता है अपने एम्पायर से, ठीक है। अब क्या था कि जो मैसूर था ना, कि वो तो था तो काफी बड़ा एम्पायर, ठीक है, छोटा तो एम्पायर था नहीं, काफी बड़ा एम्पायर था। तो अब वो अकेले तो नहीं संभाल सकते थे, तो वहां पे मतलब कोई भी अकेले किंग तो उस पूरे एरिया को नहीं संभाल सकता था। तो वहां पे वो लोग क्या करते थे कि एक बहुत छोटे छोटे एरिया में उस मैसूर को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया करते थे, और उस पे जो राज करता था ना, वो कहलाता था पॉलीगर, ठीक है। और ये होता कौन था? वॉरियर चीफ्टन या फिर जमींदार, ठीक है। वॉरियर चीफ्टन या फिर जमींदार होता था। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा मैसूर था वो कैसे कंट्रोल होता था? पॉलीगर्स के थ्रू कंट्रोल होता था, ठीक है। अब वो पहले, अब क्या था कि हैदर अली के टाइम पे मालाबार जो रीजन है वो मैसूर के अंदर नहीं आता था पहले, ठीक है। बट वो चाहता था कि मालाबार जो है मेरे अंडर आ जाए। क्यों भाई, क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि वो इंडियन ओशियन में एक्सेस कर सके, इंडियन ओशियन में जा सके और वहां से फिर ट्रेड वगैरह कर सके। अब ऐसा इतना ज्यादा क्यों वो मतलब ट्राई कर रहा था? अब ऑब्वियसली अगर ट्रेड करोगे तो पैसा आएगा, ठीक है। पैसा आएगा तो तुम्हारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो तुम्हारा किंगडम स्ट्रांग होगा। तो ये इसका एक बेसिकली फंडा था, ठीक है। तो फाइनली ये मालाबार में जाके कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, और इंडियन ओशियन इसके अंडर आ जाता है। मतलब इंडियन ओशन में ये फिर इजीली जा सकता था क्योंकि मालाबार रीजन इसके कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। अब क्या करता था कि अब ये क्या करता था, इसने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ सीखा, ठीक है, कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, अपना एडमिनिस्टर कैसे करते थे, क्योंकि अर्लियर मुगल से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। डिक्लाइन होना तो लेटर मुगल्स के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ ना। अर्लियर मुगल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। तो उसने क्या किया, जो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन था ना और उसका रेवेन्यू सिस्टम था, ठीक है, उन्हीं दोनों को उसने अपने किंगडम में, अपने डोमिनियन में अप्लाई किया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया उसने। जैसा वो लोग मुगल में करते थे ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे भी किया, हैदर अली ने, ठीक है। अब ये रिलीजियसली बहुत ज्यादा टॉलरेंट, मतलब टॉलरेंट थे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे रिलीजियस से, ठीक है। अब इनका जो पहला दीवान था ना, और भी बहुत सारे ऑफिसर्स वो क्या थे, हिंदू थे। तो इससे पता चलता है कि रिलीजियसली बहुत ज्यादा टॉलरेंट थे, ठीक है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन सा रिलीजन का है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इससे ये बात पता चलती है। अब क्या था, ये हमेशा वॉर में एंगेज रहे हैं, ठीक है, हमेशा वॉर में एंगेज रहे हैं। इनकी जो पूरी लाइफ है वो लड़ने में ही एंगेज रही है। पहले तो ऑफिस की तरह काम करते थे ऑफिसर्स मैसूर आर्मी में, बाद में जब किंग बने तब भी वो लड़ते ही रहे। कभी मराठा से लड़े, कभी हैदराबाद के निज़ाम से लड़े, ठीक है, कभी ब्रिटिशर्स से लड़े। तो इनकी पूरी लाइफ जो है वो लड़ने में ही गई है लगभग लगभग, ठीक है। अब 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें से इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत बार हराया, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। अब ये देखो 1769 में हुआ था। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंग्लैंड ये था, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, वो किस किस को हरा के आए थे? वो बंगाल में हरा के आए थे 57 में, प्लासी,
प्लासी की वॉर जो थी। मैं अभी आगे चल के बंगाल पढ़ाऊँगा आपको ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से आपको वो सब क्लियर करूँगा, ठीक है? तो ये 57 में प्लासी की लड़ाई जीत के आए थे, ठीक है? 60 में वंडी वॉश की लड़ाई जीत के आए थे, फिर 64 में बक्सर की लड़ाई जीत के आए थे, बट लेकिन ये तब भी मैसूर को नहीं हरा पा रहे थे, ठीक है? 69 में तो सोचिए कि मैसूर कितना ज़्यादा ताकतवर होगा उस टाइम, ठीक है? तो 69 में इन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत बार हराया और वो मद्रास के मतलब अपना एम्पायर इंक्रीज करते करते मद्रास के पास तक आ गए थे, ठीक है? मद्रास के पास तक आ गए थे, ठीक है? बट जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1782 में, तो वो वहां पे लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है? वो वहां पे लड़ते लड़ते मर गए, ठीक है? अब इनके बाद हैदर अली के बाद जो आता है वो इनके बेटे होते हैं, उनका नाम होता है टीपू सुल्तान। अब गद्दी पे कौन राज करते हैं? टीपू सुल्तान, ठीक है? ये किनके बेटे होते हैं? ये हैदर अली के बेटे होते हैं। तो अब ये टीपू सुल्तान जो होते हैं ना, बहुत बड़े इनोवेटर होते हैं, ठीक है? मतलब इनोवेशन बहुत ज्यादा इनोवेशन करते हैं, बहुत 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 बड़े इनोवेटर होते हैं, ठीक है? अब भाई ये कैसे हमें पता चलता है कि बहुत बड़े इनोवेटर होते हैं? भाई इन्होंने अपने जब ये आए किंग बने, जब ये मैसूर के, तो इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम के लिए एक नया कैलेंडर ही निकाल दिया, ठीक है? नया कैलेंडर ही निकाल दिया, कॉइनेज सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि भाई अब से कोई मतलब एक बार्टर सिस्टम चलता था कि एक सामान दो दूसरा सामान लो, वो सब हटा के कॉइन का सिस्टम कर दिया, ठीक है? कॉइनेज सिस्टम लेके आए, न्यू स्केल एंड मेजरमेंट का सिस्टम लेके आए, मतलब वेटिंग स्केल उन्होंने वेटिंग स्केल बनाया, ठीक है? मेजरमेंट का पूरा स्केल बनाया, ठीक है? ये सब उन्होंने खुद खुद लेके आए वो, ठीक है? अपने किंगडम में, ठीक है? अब अगर हम बात करेंगे कि लिटरेचर की, तो उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है? तो वो हमेशा कौन कौन सी किताबें पढ़ते थे? जैसे रिलीजन की किताब पढ़ते थे, ठीक है? हिस्ट्री की किताब पढ़ते थे, मिलिट्री की किताब पढ़ते थे, साइंस की, मेडिसिन की, मैथमेटिक्स की, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्होंने बहुत बहुत कुछ सीखा है, ठीक है? अब रिलीजियसली टॉलरेंट तो ये भी थे, ठीक है? बहुत ये भी मतलब और अदर रिलीजियसली टॉलरेंट तो थे, बट ये ऑर्थोडॉक्स से अपने रिलीजन के थ्रू, मतलब अपने रिलीजन के टुवर्ड्स ये क्या थे? ऑर्थोडॉक्स थे, ठीक है? अब क्या था कि अब जब मराठा क्या करते थे, जो मराठा थे उस टाइम, मराठा भी अब एक पावर में चल ही रहा था, तो मराठा आता था वो लूट के चले आता था। तो जब वो मराठा आया, ठीक है, तो उसने वहां पे, मतलब मराठा के साथ जो लड़ाई हुई, तो वहां पे एक टेम्पल था जिसका नाम था श्रृंगेरी टेम्पल, ठीक है? ये शारदा भगवान का टेम्पल है। तो वो पूरा का पूरा लूट के चले गए थे, या फिर उसको तोड़ के चले गए थे, ठीक है? और तो फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उस इस मंदिर को दोबारा से बनवाने के लिए पैसा दिया था। तो इससे पता चलता है कि, क्योंकि अब ये तो शारदा भगवान मतलब हमारे हिंदू भगवान का है, ठीक है? तो फिर क्या है ना कि, तो इसलिए हमें पता चलता है कि रिलीजियसली टॉलरेंस थे, ठीक है? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये ब्रिटिशर्स से सबसे ज्यादा नफरत करते थे, सबसे ज्यादा नफरत है ब्रिटिशर्स से करते थे, ठीक है? अगर कोई ब्रिटिशर्स के साथ है ना, तो समझो उनके लिए तो शामत है, मतलब ये अगेंस्ट ही है। तो सबसे ज्यादा नफरत करते थे किससे? ब्रिटिशर्स से, ठीक है? अब क्या था, अब इन्होंने श्रीरंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया, मतलब ट्री ऑफ लिबर्टी को, एक वहां पे ट्री ऑफ लिबर्टी बनाया, ठीक है? बनाया या फिर प्लांट किया, ये एक तरीके से सिंबल था कि, मतलब कि जो मैसूर के जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास लिबर्टी है, और इस टाइप से। तो ये आता था क्वेश्चन कि ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ पे प्लांट किया या फिर कहाँ पे बनाया, इस टाइप से। तो वो कौन सी जगह है उसका, वो है श्रीरंगापट्टनम, ठीक है? श्रीरंगापट्टनम में क्या किया इन्होंने? ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट किया, ठीक है? अब एक जैकोबियन क्लब था, ठीक है, उसको ज्वाइन किया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसके बारे में कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि इन्होंने एक जैकोबियन नाम का कोई क्लब था, उसको ज्वाइन किया था, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, जो जागीरदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि यार जागीरदारी सिस्टम, अब मीडियोकर्स बहुत ज्यादा, जब बीच वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो, अब उनको भी या तो सैलरी देनी है, या फिर वो बीच में करप्शन करते थे, ठीक है? तो बेसिकली इन्होंने जो जागीरदार वाली सिस्टम था ना, उसको हटा दिया। तो इसके थ्रू क्या हुआ, इससे हुआ क्या, जो उनका स्टेट इनकम था ना, वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि करप्शन कम हो गया। जितने ज्यादा मिडिल लोग होंगे उतने ज्यादा करप्शन होगा, जितना ज्यादा करप्शन होगा उतना कम स्टेट को पैसा मिलेगा, मतलब आई मीन किंगडम को पैसा मिलेगा, स्टेट को पैसा मिलेगा। तो सिंपल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया, जागीरदारी सिस्टम ही खत्म कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा किया।
और उन्होंने जो पॉलीगर्स थे, जो छोटे-छोटे किंगडम सँभाल रहे थे, ठीक है? अब वहाँ पे क्या चल रहा था ना कि जब वो उन्होंने देखा कि अब पहले तो बाप बनता है पॉलीगर, फिर उसका बेटा बनता है, फिर उसका बेटा सँभालता है उस एरिया को, फिर उसका भी बेटा सँभालता है एरिया को। तो वो जो पोज़ीशन थी ना, वो हेरिडिटरी एक तरीके से पोज़ीशन हो गई थी। तो वो कहता था कि यार ये हो क्या रहा है? मतलब जो एबल है बंदा, जो कर सकता है, जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको तुम चांस नहीं दे रहे हो। आपका जो बेटा है, ठीक है, आप उसको चांस दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। तो वो उसने वहाँ पे वो चीज़ रिड्यूस किया कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब जो स्टेट और कल्टीवेट है, उनके बीच में जितने भी इंटरमीडिएटरीज़ थे, वो सारे के सारे उसने कम कर दिए, ठीक है। मतलब बिचौली थे या फिर दलाल जिसे बोलते हैं, वो थे, ठीक है। वो सब उसने खत्म कर दिए, जिससे कि क्या हो कि कल्टीवेटर्स को भी अच्छा पैसा मिले और स्टेट को भी एक अच्छा रेवेन्यू मिले। नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, सब कुछ होता था, तो वही चीज़ इसने यहाँ पे अपने किंगडम में करना स्टार्ट किया। जो हम लोग अब कर रहे हैं ना बेसिकली, वो उसने उस टाइम कर रहा था, ठीक है। टीपू सुल्तान उस टाइम अपने किंगडम में कर रहा था, ठीक है। बस इसकी एक कमी थी कि इसका जो रेवेन्यू था ना, वो बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब हाई लैंड रेवेन्यू था, ऑलमोस्ट 33%, मतलब 1/3, 1/3 वो पूरा ग्रॉस जो भी प्रोड्यूस करता था, उसका ले लेता था। 1/3 जो है ना, पूरा का पूरा एज अ लैंड रेवेन्यू वो ले लेता था, ठीक है। बस इसका एक ये कमी था कि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, बट लेकिन वो इलीगली इलीगली अगर कोई भी लैंड रेवेन्यू जो भी फार्मर्स हैं, ठीक है, कल्टीवेटर्स हैं, उनसे लेता था, तो उसको चेक करता था, ठीक है। अगर कोई ऐसा पकड़ा गया तो उसकी शामत है भाई, ठीक है, उसको सज़ा भी बहुत ज़्यादा देता था। तो ये एक उसकी अच्छाई चीज़ थी, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो इंटरमीडिएटरीज़ थे वो कम हो गए थे, ठीक है, इस केस में। अब इसकी जो आर्मी थी वो क्या था, ठीक है। अब इसने क्या किया था ना, इसने वहाँ पे मैसूर के अंदर ही एक फैक्ट्री बना दी, ठीक है, जिसमें वो मस्केट्स और बेयोनेट्स बनाता था, ठीक है। मस्केट्स मतलब अब आपने देखा होगा ना, वो मॉडर्न गन जो आती थी, जो बड़ी सी राइफल होती थी जिसके आगे चक्कू भी होता था, तो उस टाइप की राइफलें ये बनाना स्टार्ट कर दिया उसने। कहाँ पे? अपने मैसूर में, वहीं पे फैक्ट्री खोल दी, वहीं पे अपने आर्मी के लिए बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसने अब क्या था कि जो मालाबार का रीजन था ना, वो आ गया था भाई हैदर अली के पास, हैदर अली से टीपू सुल्तान के पास आ गया, ठीक है। और वहां पे कंट्रोल किसका था, राज किसका था? अब टीपू सुल्तान का था। तो अब इंडियन ओशियन के लिए उसने क्या किया, एक मॉडर्न नेवी भी बनाई, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन जिसने मॉडर्न नेवी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो मॉडर्न नेवी किसने बनाई भाई? टीपू सुल्तान ने, ठीक है। मॉडर्न एक नेवी बनाई अपनी, जिससे कि, और ये जो कहते हैं कि ये जो नेवी थी इसकी मतलब जो पानी में जाके लड़ते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव और ब्रिलियंट कमांडर था, ठीक है, टीपू सुल्तान। मतलब कि ब्रिलियंट कमांडर, मतलब कि अपने, मतलब बहुत अच्छा कमांडर था, बहुत जब भी कहीं लड़ने जाता था तो अपने साथियों का ध्यान भी रखता था, मतलब सब कुछ था, ठीक है। एक ब्रेव था ये, ठीक है, ब्रेव और ब्रिलियंट कमांडर था, ठीक है। अब इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो भाई अब इसको कोई एज सच कोई शौक नहीं था कुछ उल्टा सीधा नशा करने का, जैसे रंगीला था, ठीक है, उसको नशा करने का मतलब लड़कियों का बहुत ज्यादा शौक था, रंगीन किस्म का था। तो ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं था, ना दारू पीने का, ना कुछ भी वाइन वून ये सब कुछ भी, या लड़की वड़की कुछ कुछ भी ऐसी चीज करने का कोई शौक नहीं था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से फ्री था, ठीक है। अब इसका एक फेवरेट कोट है, ठीक है, जो वो हमेशा बोलता था, ठीक है। वो क्या था? बेटर टू लिव अ डे एज लॉयन देन अ लाइफ टाइम एज अ शिप। मतलब है इसका कि भेड़ की जिंदगी, लाइफ टाइम भेड़ की जिंदगी से जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जीना, ठीक है। तो ये इसका एक फेवरेट कोट था जो वो हमेशा बोलता था, ठीक है, जो वो हमेशा बोलता था, ठीक है। अब ये एक बहुत ही अच्छा ग्रेट स्टेटमेंट था, ठीक है। और जितने भी इंग्लिश थ्रेड होते थे ना, उसको इसको पता होता था कि भाई देखो, जो भी साउथ इंडिया है ना हमारा, जहाँ पे मेरा राज है, तो वहाँ पे बहुत लोग की नज़र है, ठीक है। जैसे मतलब इंग्लिश की नज़र है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र है, और भी इंडियन पावर्स है, जैसे मराठा की नज़र है, ठीक है। तो इस टाइप के वो उसको पता था कि भाई इन सब से हमें थ्रेट है, ठीक है। मराठा से थ्रेट है, ठीक है, वो एक इंडियन पावर हो गया। इंग्लिश से थ्रेड है, ईस्ट इंडिया कंपनी से थ्रेड है, तो ये उसको पता था, ठीक है। अब इंग्लिश जो थी ना, ईस्ट इंडियन कंपनी जो थी ना, वो टीपू सुल्तान को मोस्ट डेंजरस मैन मानती थी, बहुत ज्यादा डरते थे वो टीपू सुल्तान से, ठीक है।
तो वो टीपू सुल्तान को क्या मानती थी कि भाई बहुत ज़्यादा डेंजरस मैन है और ये हमारे लिए खतरा है, अगर ये है यहाँ पे तो हम राज नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इसकी जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्यों? क्योंकि भाई इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा था, फ्लोरिशिंग इकोनॉमी थी इसकी, इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। अब जो भी वो मतलब इंडियन ओशन के थ्रू उसका जो वो ट्रेड था वो और भी दूसरी कंट्रीज के थ्रू से करता था, उसका ट्रेड था, ठीक है। तो अच्छा पैसा था उसके बाद, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो ये चीज़ समझ गया था कि जो इकोनॉमी स्ट्रेंथ है ना वही है फाउंडेशन ऑफ मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। वो ये समझ चुका था अच्छे से, ठीक है। अब उसने क्या किया ना, अपने जो ऑफिसर्स थे वो कहाँ कहाँ भेजे, फ्रांस भेजा, ठीक है, टर्की भेजा, ईरान भेजा, म्यांमार तक भेजा, देखो, ठीक है, फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए। तो उसका जो फॉरेन ट्रेड था ना वो बहुत अच्छा था, वहीं से सबसे ज्यादा पैसा आता था उसको, ठीक है। तो यहाँ यहाँ वो इन इन जगह से उनका ट्रेड होता था, यहाँ पे उसने अपने ऑफिसर्स भेजे थे फॉरेन ट्रेड को और डेवलप करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1799 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स मैसूर को हरा देता है, टीपू सुल्तान को मार देता है, ठीक है, और मैसूर को ऑक्युपाई कर लेता है। अब क्या होता है कि मैसूर जो है ब्रिटिशर्स के राज में, मतलब ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाता है। तो अब वहाँ पे क्या होता है ना, जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं मैसूर किंगडम एक तरीके से खत्म हो जाता है, अब वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स का राज होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि यार जो और भी जगह है ना, जैसे बंगाल था वो अब तक इनके अंडर आ चुका था, ठीक है। तो वो देखते हैं ना वहाँ पे जो पीजेंट की कंडीशन है, जो वहाँ पे जो फार्मर्स है उनकी कंडीशन है, और जो मैसूर में जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया था एट दैट टाइम, जो मैसूर की कंडीशन है, तो मैसूर मतलब सॉरी, जो फार्मर्स की कंडीशन है वो मैसूर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो लोग डेवलप्ड थे, ठीक है, कंपेयर टू जो जहाँ पे ब्रिटिश राज कर रहे थे, जिन जिन एरिया में ब्रिटिश राज कर रहे थे, जैसे बंगाल हो गया, ठीक है, वहाँ पे कंपेयर टू उनके वहाँ के पीजेंट की कंडीशन के अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो मैसूर के पीजेंट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, ठीक है। तो ये देखा था, और थर्ड एंग्लो वॉर में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और मैसूर जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में हो जाता है। तो यहाँ से जो है मैसूर की एक जो कहानी होती है, किंगडम होते हैं, वो खत्म हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता है वहाँ पे। अगर हम बात करें कि अब इसके अंदर कुछ बुराइयां क्या थी, अभी तो हम अच्छा अच्छा ही बात कर रहे थे, तो इसकी सबसे पहली बुराई क्या थी कि ये हेस्टी था अपने एक्शन के थ्रू। मतलब कैसा था, मतलब कि ये बहुत जल्दी जल्दी करता था, ठीक है, कि नहीं ठीक है बहुत जल्दी कर दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दबाजी में रहता था। और कोई भी काम जल्दबाजी में अच्छा नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहता था ये, ठीक है। और सेकंड बात क्या था कि वो अनस्टेबल था, ठीक है, अपने नेचर के थ्रू, ठीक है, अनस्टेबल इन नेचर। तो उसका जो वो हमेशा मतलब कभी भी कोई एक स्टेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और हिस्ट्री रहता था वो हमेशा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बैड फीचर्स हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैसूर ख़त्म होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो जाता है। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट इंडियन पावर्स है उनके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल हिस्ट्री हमारा चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब राज आ जाता है उसके बाद कैसे कैसे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे कैसे रूल करता है, डिटोरिएट करता है हमारे इंडिया को, कैसे कैसे राज करता है, कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म आते हैं, फिर बाद में मैं उनकी बात करूंगा। सो गाइज, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ यार, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।